तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चांगशिंग और जिंगशू को देख पाते हैं जो कि जाओ गार्डन को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं। चांगशिंग बताने लगा कि मैंने जाओ गार्डन के बारे में काफी कुछ सुन रखा। ऐसा कहा जाता कि यहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और रेयर ट्रेजर छुपे हुए हैं और ये जगह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। और उतने में वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल बीस्ट पर अटैक होना शुरू हो गए। दरअसल जाओ गार्डन के डिमोनिक बीस्ट इनका शिकार करना चाहते। चांगशिंग बता रहा था कि ये डिमोनिक बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी सीटिंग इल्यूमिनेशन रल्म वाले बंदे को आसानी से मार सकते। और उतने में चांगशिंग की येलो अम्ब्रेला अपने आप बाहर आ गई। उसने काफी तेजी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया था और अब वो अम्ब्रेला अपने आप एक पेपर सोड में बदल गई। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस पूरे इलाके को सेंस करने लगी, जो देखते साथ ही चांगशिंग समझ गया था कि इस सोड जरूर से सोड पुल को ढूंढ रही होगी, जो कि जाओ गार्डन का सबसे बड़ा ट्रेजर था। इधर वो पेपर सोड काफी क्यूट अंदाज में हर एक माउंटेन को चेक कर रही थी और फिर उसने चांगशिंग के हाथ पर आकर उसे इशारों में बता दिया कि यहाँ पर कोई सोड पुल मौजूद नहीं। जो सुनकर चांगशिंग जिंगशू को बताने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमें जाओ गार्डन के एकदम डीप इलाकों में जाना होगा। और अब अगले सीन में हम उन्हीं डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं जो कि यहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स पर नजर रख रहे थे। उन्होंने सबसे पहला तो जाओ गार्डन में आए हुए हर एक कल्टीवेटर का लोकेशन ट्रेस किया और अब वहाँ पर कुछ डीमंस पहुँच जाते हैं जिन्हें हांशी ने भी महसूस कर लिया था। वही दूसरी तरफ चांगशिंग और जिंगशू काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। चांगशिंग कहता है कि ये जाओ गार्डन 7 दिनों के लिए ओपन रहेगा और होपफुली तब तक हम सोड पुल को ढूंढ ही लेंगे। हमारे पास काफी सारा वक्त है। मगर अचानक से वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। चांगशिंग और जिंगशू को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। वहीं पर जिंगशू हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो डीमंस की स्मेल है। दरअसल जिंगशू ने आज तक न जाने कितने ही सारे डीमंस का खात्मा किया था, इसलिए वो डीमंस को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। और अब अगले सीन में हम ढेर सारे डीमंस को देख पाते हैं जो कि अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उतने में अनएक्सपेक्टेडली उन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज हो गया, जिसके चलते वो सारे के सारे डीमन चौकन्ने हो गए और अचानक से अब उन पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। जिंगशू अपने नाखूनों के साथ बड़ी ही तेज रफ्तार में उन सभी का काम तमाम कर रहा था। डीमंस कुछ समझ पाई इससे पहले वो जहन्नुम के लिए रवाना होने लगे। और अब आखिरी बचा डीमन, वो तो इतना ज्यादा लकी साबित हुआ कि जिंगशू और चांगशिंग ने एक साथ मिलकर उसका काम तमाम किया। वेल यहाँ पर जिंगशू काफी ज्यादा परेशान था। वो चांगशिंग से कहता है कि जाओ गार्डन की चाबी हमारे ह्यूमन रेस के पास है, तो फिर यहाँ पर डीमंस कैसे आ सकते हैं? जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि इससे बड़ा सवाल तो ये है कि वो यहाँ पर क्यों आए। मेरे ख्याल से वो जाओ गार्डन की सबसे पावरफुल ट्रेजर सोड पुल को हासिल करना चाहते। जिस पर जिंगशू कह रहा था कि फिर तो हमें उनसे पहले ही सोड पुल को ढूंढना होगा, वरना वो इतना पावरफुल ट्रेजर सीधे डीमंस के हाथ लग जाएगा। लेकिन चांगशिंग को यहाँ मौजूद डिसाइपल्स की फिक्र थी। वो कहता है कि जो भी डिसाइपल थोड़ा सा भी कमजोर होगा वो आसानी से डीमंस का शिकार बन सकता। और उतने में आसमान में उन्हें एक डिस्ट्रेस सिग्नल नजर आया, यानी कि कल्टीवेटर्स पर अटैक होना शुरू हो चुके। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम कई सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स की लाशें देख पाते हैं। इनमें से अब बस 3 ही लोग जिंदा बचे थे और इन तीनों की हालत भी काफी ज्यादा नाजुक थी। और उतने में डीमंस ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। उनके एक साथी की पीठ पर वार किया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घायल हो गई। इधर उसका सीनियर अपनी शुरिकन अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए डीमंस का मुकाबला कर रहा था, मगर तब तक एक डीमन ने उस पर न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसे वो बंदा अपनी शुरिकन अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए काउंटर करने लगा। साथ ही यहाँ पर उसकी जूनियर थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए जाओ गार्डन से जाने वाली थी, मगर डीमंस ने उसकी थ्रेड को भी उससे छीन लिया। और अब उन 4-5 डीमन ने एक साथ मिलकर उस बंदी पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो डीमंस उसे नुकसान पहुंचा पाए, उसका सीनियर अपनी शुरिकन ब्लेड से उन पर अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही बाकी के डीमंस ने उस बंदे को अपनी विप की मदद से जकड़ने की कोशिश करी। लेकिन ये बंदा बड़ी तेजी के साथ उनके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर उसकी जूनियर उसे बता रही थी कि हम इन डीमंस को हरा नहीं सकते, तो प्लीज आप हमारी फिक्र ना करें, जल्दी से थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से चले जाए। मगर उस बंदे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें अबैंडन करके यहाँ से नहीं भागने वाला। अपने जूनियर्स को बेसहारा छोड़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। और अब यहाँ पर वो कई सारे डीमन उसे कैप्चर करने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर उतने में उनकी चेन्स पर अटैक हो गया। बड़ी भयानक गोल्डन ची पावर ने एक साथ मिलकर उस डीमन पर खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते वो सबके सब एक ही साथ मारे गए। दरअसल ये अटैक किया था चांगशिंग ने, और अब चांगशिंग ने फटाफट से जाकर उन लोगों की इंजरीज को हील करना शुरू कर दिया। साथ ही वो दोनों बंदे तुरंत ही चांगशिंग का शुक्रिया अदा करने लगे। तो चांगशिंग उन्हें बताने लगा कि जाओ गार्डन में डीमंस घुस चुके हैं
तो यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा और ऊपर से तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हो, इसलिए अपनी थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जाओ गार्डन से वापस चले जाओ। तो बंदे भी तुरंत ही उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी ग्रे थ्रेड बिल्कुल काम नहीं कर रही। उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर अचानक से सील हो गई और यही सब देखकर अब वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। साथ ही वो फीमेल कल्टीवेटर मायूस होकर बताने लगी कि ग्रे थ्रेड ही यहाँ से बाहर जाने का इकलौता ऑप्शन था और अब ये थ्रेड काम नहीं कर रही, यानी कि हम जाओ गार्डन में ट्रैप हो चुके हैं। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि शायद डीमंस ने ये प्लान काफी लंबे अरसे पहले ही बनाया था, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें पता था कि थ्रेड की मदद से यहाँ से भागा जा सकता, तो उन्होंने सबसे पहला टेलीपोर्टेशन पैसेज को ही कट ऑफ कर दिया। वेल यहाँ पर चांगशेंग समझ गया था कि डीमन की ये सोची समझी साजिश काफी ज्यादा भयानक साबित होगी। ह्यूमन रेस के न जाने कितने सारे जीनियस कल्टीवेटर इन डीमंस के हाथों मारे जाएंगे और ये सब ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मगर वो बताने लगा कि हर एक छोटी दुनिया के ऑपरेट करने के अपने अपने लॉज हैं। भले ही डीमंस ने यहाँ के टेलीपोर्टेशन पैसेज को ब्रेक किया, लेकिन वो इस दुनिया के रूल को नहीं बदल सकते। 7 डेज का साइकिल जाओ गार्डन का सबसे स्ट्रॉन्ग नियम है, तो हमें बस 7 दिनों तक यहाँ पर सरवाइव करना होगा। 7 दिनों के बाद जाओ गार्डन अपने आप ओपन हो जाएगा। वेल चांगशेंग जब ये सारी बातें बता रहा था, तब हम बैकग्राउंड में कई सारे डीमंस को देख पाते हैं, जिन्होंने 1 बाय 1 करते हुए हर एक जीनियस को घेरना शुरू कर दिया। चांगशेंग के हिसाब से सभी जीनियस कल्टीवेटर्स को एक जगह जमा करने में उनकी भलाई होगी। उन्हें 1 बाय 1 मारना डीमंस के लिए आसान था, लेकिन अगर ये सभी कल्टीवेटर्स एक जगह पर जमा हो जाए तो फिर डीमन इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर चांगशेंग ने एक प्लान बनाया। वो जेंगशु से कह रहा था कि हम पूरे जाओ गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर भी डिसाइपल्स घायल है मैं उन्हें हील करूंगा और तुम डीमंस का खात्मा करना। साथ ही हमें हर एक कल्टीवेटर को ह्यूमन असेंबली पॉइंट पर गैदर होने के लिए भी बताना है। जिसके बाद जेंगशु और चांगशेंग फटाफट से जाओ गार्डन को एक्सप्लोर करने निकल चुके। जेंगशु चांगशेंग से कह रहा था कि हमें सोड पुल को भी ढूंढना होगा, जिस पर चांगशेंग कहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कल्टीवेटर्स की जान बचाना। अगर कल्टीवेटर्स ही जिंदा नहीं रहे तो फिर हम उस सोड पुल का क्या करेंगे। जिस पर जेंगशु कहता है कि ठीक है, फिर तुम डीमंस का खात्मा करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सब यहाँ पर चांगशेंग ने रास्ते में मिलने वाले हर एक कल्टीवेटर को हील करना शुरू कर दिया और इसी दरमियान जो भी डीमन चांगशेंग पर अटैक करे जेंगशु उसे निपटाने लगा और ऐसे ही करते करते इन दोनों ने न जाने कितने ही सारे डीमंस का खात्मा कर दिया। डीमंस को लगा था कि जाओ गार्डन में आने के बाद वो पूरी तरह से ह्यूमन कल्टीवेटर्स पर डोमिनेंस साबित करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और अब फाइनली ये लोग एक वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा घायल हालत में बैठा हुआ था। लेकिन चांगशेंग ने देखा कि उस पर किसी ने होली लाइट आर्ट का इस्तेमाल किया है, जो देख जेंगशु कह रहा था कि शायद तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही किसी ने ऑलरेडी इसकी जान बचा ली। जिस पर चांगशेंग कह रहा था हाँ बिल्कुल, किसी ने इस पर होली लाइट आर्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करके फ्लैश को रिग्रो कर सकता। साथ ही उस पर्सन ने यहाँ पर क्लियर पाउडर का भी इस्तेमाल किया, जो कि इस बंदे के स्पिरिट को काम रखेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसने भी इस आर्ट का इस्तेमाल किया वो कोई मामूली जीनियस नहीं हो सकता। लेकिन होली लाइट आर्ट बस एक्सटर्नल घाव को ही भर सकती है, इंटरनल इंजुरीज को हील करना इसके लिए पॉसिबल नहीं। और इतना कहते साथ ही चांगशेंग ने उस बंदे को एक एलिक्सर पिल खिला दी। साथ ही उसे बता रहा था कि मैंने तुम्हारी मेरिडियंस को क्लियर किया है, भले ही तुम्हारी इंटरनल इंजुरीज वैनिश हो गई, लेकिन तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा तुरंत ही चांगशेंग का शुक्रिया अदा करने लगा। जिस पर चांगशेंग कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारी क्योटिक मेरिडियंस को शांत किया, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो उस पर्सन का करो जिसने तुम पर होली लाइट आर्ट का इस्तेमाल किया था। उसी ने अपनी स्पेल के जरिए तुम्हारी जान बचाई। अब अगली सीन में हम कई सारे कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जहाँ पर जू यूरोंग अपने जूनियर्स के साथ पहुंच गई थी। उसने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर की इंजुरीज को चेक किया और उसे पता चला कि किसी ने इस बंदे की ब्लॉक हुई मेरिडियंस को भी क्लियर कर दिया। साथ ही उसने अपनी क्लाउड पिल का इस्तेमाल करते हुए इनकी ची पावर को रिप्लेनिश किया, जिससे ये बात साबित होती है कि वो बंदा एक अमेजिंग हीलर है। मगर सिर्फ इंटरनल इंजुरीज को हील करने से काम नहीं बनने वाला, हमें एक्सटर्नल इंजुरीज को भी सील करना होगा।
और अब वो अपनी जूनियर को बताने लगी कि इन्हें ह्यूमन असेंबली पॉइंट पर लेके जाओ, तब तक मुझे दूसरे घायल बंदों की हेल्प करनी होगी। तभी उसकी जूनियर उसे बताने लगी कि होली लाइट आर्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज आप इस आर्ट का संभाल कर यूज कीजिए, वरना आप भी इसकी वजह से कमजोर हो जाओगी। मगर जू युरांग इस पे कोई जवाब नहीं देती। भले ही चांगशिंग और जू युरांग ने आपस में अभी तक बात नहीं की, मगर इनकी सोच काफी ज्यादा सिमिलर थी। चांगशिंग अपनी निडल का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेटर्स की इंटरनल इंजुरीज को हील कर रहा था, और वहीं पर जू युरांग अपनी होली लाइट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन कल्टीवेटर्स को बाहर से हील करने लगी। वेल यहाँ पर चांगशिंग और जू युरांग को इतने सारे लोग मिले थे जिन पर इन दोनों ने अपनी अपनी आर्ट का इस्तेमाल किया, तो ये दोनों भी एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि क्या ये तुम थे। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि जू युरांग एक जगह पर कल्टीवेट करने बैठी हुई है, और तभी उसे एक स्पिरिचुअल बीस्ट नजर आया जो कि काफी ज्यादा क्यूट था। थोड़ी देर पहले चांगशिंग ने इसी स्पिरिचुअल बीस्ट को हील किया था, और उसके पाँव पर बैंडेड देखकर ये बात जू युरांग को भी पता लगती है। वही दूसरी तरफ हांशी ने भी न जाने कितने सारे डीमंस का सफाया कर दिया, मगर ये लोग चाहे कितने ही डीमंस को खत्म क्यों ना कर ले, मगर उनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दरमियान हांशी और चांगशिंग की भी मुलाकात हुई। यहाँ पर हांशी चांगशिंग को बता रहा था कि मैं कल्टीवेटर्स को जमा कर रहा हूँ, हम सभी लोग बाशान फॉरेस्ट विस्पर में गैदर होंगे और फिर वहीं से डीमन पर काउंटर अटैक करने की प्लानिंग बनाएंगे। तो अगर आपको मेरे साथ ही कहीं पर भी नजर आए तो प्लीज उन्हें बाशान फॉरेस्ट विस्पर में भेज देना। जो सुनते साथ ही चांगशिंग जल्दी जल्दी में उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से निकलने लगा और उससे कहता है कि मुझे लोगों को बचाने जाना है, तो बाद में तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। और अब चांगशिंग के वहाँ से जाने के बाद हांशी की नजर पड़ी जू युरांग पर, तो हांशी उससे भी बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जू युरांग भी काफी ज्यादा जल्दी में थी। उससे कहने लगी कि मुझे लोगों को बचाने जाना है, तो बाद में तुमसे मुलाकात होगी। जो देख हांशी को हंसी आने लगी। वो कह रहा था कि चांगशिंग और जू युरांग एकदम सेम है, इनकी हरकतें बिल्कुल भी अलग नहीं, ये दोनों भी सबको बचाना चाहते हैं। और उसके बाद हांशी वहाँ से बाशान फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। वेल इस चैप्टर का नाम था कि वो उत्तर में गया और ये दक्षिण में गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डीमन प्रिंसेस को देख पाते हैं, जो कि एक माउंटेन पिक पर बैठकर बड़े ही आराम से जाओ गार्डन की खूबसूरती का मजा ले रही थी। और तभी डीमन जनरल उससे कहने लगा कि प्रिंसेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग अभी तक हमने 80 से 90% जीनियस को खत्म कर देना चाहिए था, मगर हमारा ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया। दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जो सुनते साथ ही डीमन प्रिंसेस ने जाओ गार्डन का मैप ओपन किया। वो कह रही थी कि अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो इन दो लोगों में से एक है जू युरांग, मगर उस दूसरे पर्सन के बारे में मैं कोई गेस नहीं कर पा रही। तो जनरल बताता है कि उस दूसरे पर्सन का नाम है चेन चांगशिंग। ये वही बंदा है जिसने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। तो डीमन प्रिंसेस उससे कहती कि चलो जल्दी से जाकर उस चेन चांगशिंग को खत्म करो, मैं उस बंदे को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं, मैं तो बस जू युरांग से मिलना चाहती हूँ। और उतने में वहाँ पर डीमन प्रिंसेस के कई सारे जनरल्स पहुँच गए। इन सभी को एक ही मिशन दिया गया था, जो कि है चेन चांगशिंग को खत्म करना। अभी सीन यही पर कट होकर हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जो कि जेंगशु की तरफ एक ब्रेड पास कर देता है। वो कह रहा था कि रास्ते में जितने भी डीमंस हमें मिले हमने उन सभी का खात्मा कर दिया, साथ ही जितने भी लोग घायल हुए थे उन्हें असेंबली की तरफ भेज दिया गया। तो अब मेरे ख्याल से हम दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते। जिस पर जेंगशु कहने लगा कि मैं डीमंस को अच्छे से समझ सकता हूँ, वो इतने पर नहीं रुकेंगे, उनके पास जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा। तो चांगशिंग कहता है कि चाहे उनका प्लान कुछ भी क्यों ना रहे, हम बस सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स को बचाएंगे और सोडपुल के ट्रेजर को हासिल करेंगे। और उतने में येलो अम्ब्रेला दोबारा से रिएक्ट करने लगी, और इस बार उसका सोड इंटेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो चांगशिंग और जेंगशु पेपर सोड को फॉलो करते हुए एक लेक के पास पहुंच गए। जेंगशु बताने लगा कि ये एक कोल्ड पुल है, मेरे ख्याल से सोड पुल इसी के अंदर होगा, मगर चांगशिंग ने उसे कोल्ड पुल की तरफ आगे बढ़ने से रोक लिया। वो कह रहा था कि ये पुल काफी ज्यादा डीप और अजीब है, जरूर से इसके अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा होगा। जिस पर जेंगशु कहता है कि सोड पुल को डीमंस से पहले ढूंढना ही हमारा लक्ष्य है, अगर वो सोड पुल डीमंस के हाथ लग गया तो इस दुनिया में तबाही मचेगी। और उतने में पेपर सोड दोबारा से चांगशिंग के पास पहुंच जाती है। उसके सोड इंटेंट से ही पता चल रहा था कि इस पुल के नीचे कोई पैसेज होगा। तभी जेंगशु बताता है कि मैंने कोल्ड पुल के कई सारे किस्से सुने हैं, बॉर्डर पर सिपाही एक दूसरे को ऐसी एंशिएंट कहानियां बताते थे। उनके हिसाब से कोल्ड पुल में जाने वाले बंदे को एक खूबसूरत सी लड़की नहाते हुए नजर आएगी। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग को हंसी आ गई। वो कह रहा था कि भला कोई खूबसूरत लड़की कोल्ड पुल के अंदर क्यों रहेगी। जिसके बाद ये दोनों भी कोल्ड पुल में छलांग लगा देते हैं
यहाँ पर इन दोनों को उस पैसेज की तलाश थी जिसे पेपर सोर्ड ने सेंस किया था, और उतने में इन दोनों को पानी के अंदर एक पैसेज नजर आता है, तो इन्होंने फटाफट से उसके अंदर एंटर किया और फाइनली ये दोनों उस पुल के अंदर की दुनिया में पहुंच गए। वहाँ आते साथ ही इन दोनों ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की इनके सामने नहा रही है। उसे देखते साथ ही चांगशिंग तो हैरान हो गया। वो जेंगशु से कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी कहानी तो 100% सही निकली। इधर वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही थी। वो कहती है कि प्लीज तुम दोनों अपनी आंखें फेर लो, लेकिन आंखें फेरने का छोड़ो, इन दोनों ने तो सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। अब इनकी मार खाते साथ ही वो बंदी फटाफट से अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम एक नंबर के बदतमीज हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि खूबसूरत लड़कियों को चेरिश कैसे करना चाहिए। और फिर उस बंदी ने अपने पिकॉक फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया, मगर इन दोनों ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उसके हर एक अटैक को काउंटर कर दिया। साथ ही चांगशिंग ने एक जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था, जिसके चलते वो बंदी अपना एक हाथ खो देती है। अब वो कुछ समझ पाई इससे पहले ही जेंगशु ने पीछे से आकर उसकी गर्दन को दबोच लिया, और अब वो उस लड़की को खत्म करने की काफी ज्यादा करीब था कि उतने में उसे किसी की आवाज आई। दरअसल वहाँ पर एक और बंदी पहुँच गई थी। वो कहती कि मानना पड़ेगा, ह्यूमन रेस ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, तुम्हारे जैसे जीनियस को देखकर मजा आ गया। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ह्यूमन रेस के पास ऐसे पावरफुल लोग भी होंगे। वेल यहाँ पर वो बंदी अपने साथ एक पॉट को लेकर आई थी, जिसमें उसने न जाने कितने सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स को मारकर पका दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ एक ह्यूमन कल्टीवेटर भी थी जो कि इनकी हॉस्टेज है। साथ ही एक डीमन जनरल अपनी हड्डियों से भरी हुई बास्केट को नीचे रखते हुए कहने लगा कि आज शिकार करके काफी ज्यादा मजा आया। ये सभी कल्टीवेटर्स टैलेंटेड थे, तो इनका फ्लेश खाकर मुझे मजा आ रहा। दरअसल इन दोनों को डीमन जनरल 23 और 24 के नाम से जाना जाता था। जेंगशु बता रहा था कि दोनों मिडिल स्टार कंडेंसेशन रेल्म के कल्टीवेटर हैं। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि यहाँ पर अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म के अलावा कोई और बंदा आ नहीं सकता, तो फिर इन डीमंस को जाओ गार्डन में एंट्री कैसे मिल गई? इन्होंने जरूर से अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया होगा। मगर चाहे ये लोग ओरिजिनली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, यहाँ आने के बाद ये प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर ही अटके रहेंगे। और उतने में डीमन कमांडर 23 जेंगशु से कहने लगी कि क्यों ना तुम अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू करो, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती, क्यों ना तुम हमारी साथी को छोड़ दो और हम तुम्हारी ह्यूमन कल्टीवेटर को रिलीज करेंगे। जिस पर जेंगशु कह रहा था कि तुम डीमंस कभी अपने साथियों की परवाह नहीं करते, तो बताओ आज तुम्हारे अंदर इतना रहम कहाँ से आ गया? बताओ तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है? जिस पर डीमन कमांडर 24 कहने लगा कि हम तो तुम्हारे साथ बस लोगों को एक्सचेंज करना चाहते, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये बंदी सीधे हमारी कुकिंग पॉट में जाएगी। इतना ही नहीं, डीमन कमांडर 23 ने तो सीधे उस बंदी का हाथ भी काट दिया था। वेल उसकी ब्रूटैलिटी देखकर जेंगशु और चांगशिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। कमांडर 23 कह रही थी कि गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं, चलो बता दो अगला वार मैं कहाँ पर करूँ, मुझे तो इसका गला काटने का मन कर रहा है। उतने में चांगशिंग कहने लगा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ एक्सचेंज करने के लिए राजी हैं। साथ ही जेंगशु ने अपना बीस्ट फॉर्म भी एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहा था कि एक्सचेंज होने के बाद मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। जिस पर डीमन कमांडर कहने लगा कि बच्चे, पता नहीं तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे रन सप्रेस होने की वजह से तुम हमें आसानी से हरा पाओगे, तो फिर तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। हम तो अभी भी स्टार कंडेंसेशन के एक्सपर्ट हैं, इसलिए पावर सप्रेस होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उतने में वहाँ पर लीशान सोर्ड सेक्ट के शाओशियान और जियान पहुंच जाते हैं। जियान तो अभी भी जेंगशु पर नाराज थी, उसे देखते साथ ही टेढ़ा मुंह करने लगी। और उतने में जनरल 23 कहने लगी कि हम भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मरे जा रहे, लेकिन क्यों ना पहला हम अपना एक्सचेंज कर ले। जैसे एक्सचेंज कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग तुम्हारी बैंड बजा देंगे। इसलिए जेंगशु ने फटाफट से उस डीमन को उनकी तरफ थ्रो कर दिया। वहीं पर वो डीमन भी ह्यूमन कल्टीवेटर को इनकी तरफ फेंक देता है। मगर ये तो डीमंस की एक चाल थी। जो बंदी ह्यूमन कल्टीवेटर बनने का नाटक कर रही थी वो भी एक डीमन है। उसने फटाफट से अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से रीग्रो करते हुए इन लोगों पर हमला कर दिया। मगर जियान बड़ी आसानी से अपनी हेवी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेती है। वो कह रही थी कि हम पहले से ही जानते थे कि तुम लोग नौटंकी कर रहे हैं, और अभी लोग फटाफट से उन डीमंस पर अटैक करने रवाना हो गए। लेकिन कमांडर अपनी विप की मदद से उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देती है। मगर ये डीमन जेंगशु की स्पीड को बीट नहीं कर पाए। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस डीमन को चीर दिया था, जिसके चलते उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मगर इन्होंने देखा कि ये डीमन तो इतने भयानक
भयानक अटैक के बाद भी मरी नहीं, वो तो अभी भी बात कर रही थी। और अब जिस डीमन ने ह्यूमन कल्टीवेटर बनने का नाटक किया था वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो चांगशिंग और जेंगशु से पूछ रही थी कि बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना। मैंने तो अपने खून का भी रंग बदला और मेरे पास कोई हॉर्न नहीं था। हालांकि चांगशिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि हमने तो इस बंदी की गर्दन भी धड़ से अलग की, लेकिन ये अभी भी मरने के लिए तैयार नहीं। और जिसका हाथ काटा गया था उसने दोबारा से अपने हाथ को रिग्रो कर लिया। इससे तो बस एक ही बात साबित हो गई कि ये लोग लिविंग डीमन नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये किसी तरह की स्पिरिट बॉडीज हैं। और उतने में जेंगशु से बताता है कि ये तो ट्विन स्पिरिट बॉडीज हैं और ये कोई लिविंग डीमन हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ रखा था। ऐसा कहा जाता कि डीमन प्रिंसेस ने 2 विंग्स को फॉर्म किया था और ये 2 बंदियां उसी के ट्विन विंग्स हैं, जिन्होंने आगे चलकर स्पिरिट बॉडी का फॉर्म लिया। अब जेंगशु की बातें सुनकर ही डीमन कमांडर 23 काफी ज्यादा हैरान थी। वो उससे पूछती कि तुमने इतनी जल्दी इन दोनों की असलियत कैसे पहचान ली। तो जेंगशु बताने लगा कि मैंने न जाने कितने ही साल बैटलफील्ड पर डीमंस का मुकाबला किया। उस वक्त हमें सबसे पहला लेसन यही बताया गया था कि कभी भी डीमंस पर भरोसा मत करना। बैटलफील्ड पर तो हमेशा यही बात दोहराई जाती कि डीमंस भरोसे के लायक नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर ही पता चल गया कि इस प्लान को काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। वहीं पर जियान कहने लगी कि तुम डीमंस को एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तुम्हारी ओवर एक्टिंग देखकर ही हम लोग समझ गए थे कि ये एक जाल है। इधर उस डीमन ने अपनी कटी हुई गर्दन को दोबारा से बॉडी से जोड़ लिया। जियान कह रही थी कि तुम्हारा प्लान तो हम पहचान गए और ये तुम डीमंस के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। देखो तो मजाक मजाक में हमने तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दी थी। जिस पर डीमन कमांडर कहने लगी कि चलो अब गेम बहुत हो गया, अब इन्हें खत्म करने का वक्त आ चुका है। वहीं पर डीमन 24 ने फटाफट से अपना एक फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था, जो कि अपने पावर्स की मदद से इन सभी को सप्रेस करने लगा। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग आज रात एक ही भगोने में पकाए जाओगे। और इतना कहते साथ ही उन सभी डीमंस ने चांगशिंग और उसके साथियों पर छलांग लगा दी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जू युरोंग को देख पाते हैं, जो कि अभी भी घायल कल्टीवेटर्स की तलाश में थी। वो कह रही थी कि इस बार न जाने कितने ही सारे फैक्शन के जीनियस घायल हो गए। ह्यूमन रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि डीमंस ने काफी लंबे अरसे पहले ही इसकी प्लानिंग बनाई होगी। और उतने में जू युरोंग पर अचानक से स्लैशेस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, मगर जू युरोंग ने फटाफट से उन सभी स्लैशेस को काउंटर कर लिया। वो समझ गई थी कि ये डीमन जनरल का अटैक है। दरअसल वो डीमन जनरल वहीं पर बैठा हुआ था। वो जू युरोंग से कहता है कि होली मेडन में काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। चलो अब जल्दी से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमारी डीमन प्रिंसेस तुमसे मिलना चाहती है। अब ये सुनते साथ ही जू युरोंग ने फटाफट से अपना एरो एंड बो निकाल कर उस डीमन जनरल पर अटैक कर दिया, मगर डीमन प्रिंसेस ने वहाँ आते साथ ही जू युरोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रही थी कि फिनिक्स मेडन का काम है खुद को सैक्रिफाइस करते हुए हर एक जनरेशन को बचाते जाना, लेकिन मैं तुम्हें कुर्बान नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहती हूँ। जिस पर जू युरोंग ने कहा कि हाँ तुम कोशिश तो कर ही सकती। अब ये सुनते साथ ही डीमन प्रिंसेस ने गुस्से में आकर अपने पोस्टर को उसके सामने रिवील किया। वहीं पर जू युरोंग का फिनिक्स बर्ड भी वहाँ पर अपीयर हो चुका था। सो इस तरह से ये दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गई और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।